घटना चक्र पूर्वावलोकन 2026 की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं जो न केवल विभिन्न राजवंशों की कहानी बताता है, बल्कि सत्ता, उत्तराधिकार और शासन व्यवस्था की गहराइयों को भी समझाता है। आज का विषय है मुगल वंश, जिसमें हम बाबर को पढ़ेंगे। बाबर का एमसीक्यू देखेंगे और उसकी क्वेश्चंस की व्याख्या भी देखेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी राजा के बाद सिंहासन पर कौन बैठेगा? ये कैसे तय होता था? क्या उत्तराधिकारी हमेशा राजा का पुत्र ही होता था? उत्तराधिकार को लेकर राज परिवारों में संघर्ष क्यों होते थे और इन संघर्षों का राज्यों और साम्राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ता था? आज की कक्षा में हम इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। हम जानेंगे कि विभिन्न राजवंशों में उत्तराधिकार की परंपराएं क्या थी और मुगल वंश की परंपरा क्या थी, सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया कैसी थी और किस प्रकार उत्तराधिकार के विवादों ने इतिहास की दिशा बदल दी। दोस्तों, यदि आप बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, यूपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये अध्याय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और समझते हैं। आज हम देखेंगे मुगल वंश का में सबसे पहले बाबर। बाबर ये मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। और इसका पूरा नाम, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उसका जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। कब? 14 फरवरी 1483 को फरगना, जो कि फरगना में हुआ था, जो कि वर्तमान के उज्बेकिस्तान में है। वह पिता की ओर से तैमूर तथा माता की ओर चंगेज खान का वंशज था। बाबर ने कम आयु में ही फरगना की गद्दी संभाली, लेकिन मध्य एशिया में अपनी स्थिति मजबूत न कर पाने के कारण उसने भारत की ओर ध्यान दिया। तो उसने भारत पर कई आक्रमण किए और अंततः 1526 ईस्वी में जब प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था? प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 में मुगल बादशाह बाबर और इब्राहिम खान लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम खान लोदी को पराजय हो गई और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना वहीं की। इसके बाद उसने यानी बाबर ने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सागा को तथा 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराकर अपनी सत्ता को और मजबूत किया। दोस्तों, बाबर एक कुशल सेनापति था, जिसने युद्ध में तोपखाने और नई सैन्य रणनीतियों का प्रभावी उपयोग किया। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी यानी बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की है, जो उस समय के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो बाबर तुजुक-ए बाबरी, जिसे हम बाबरनामा भी कहते हैं, ये किसने लिखा था? खुद मुगल बादशाह बाबर ने लिखा था और ये उनकी आत्मकथा है। और 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। कि हुमायूं क्या था? बाबर का बेटा। आप बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध और किस तरीके से उसने मुगल साम्राज्य पर दिल्ली पर शासन किया,
लोधी वंश को हरा के हम उसकी ट्रिक याद कर लेते हैं कि बाबर ने कितने युद्ध लड़े। उन युद्ध की ट्रिक है, आप यहाँ पे नोट कर लें। पा ख चन। तो पा से क्या हो गया, पानीपत। पहले पानीपत की प्रथम युद्ध किसने लड़ी थी, बाबर ने। कब, 1526 में। तो ये हो गया पा। फिर ख, ये है खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध बाबर ने कब लड़ा, 1527 में। 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध। फिर यहाँ पे है चंदेरी का युद्ध। तो 1528 ईस्वी में इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा। आप इसको नोट कर लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाबर की ये 3 प्रमुख विजय, जिसमें बाबर तीनों लड़ाइयों में जीता। पानीपत का, खानवा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। तो आइए हम MCQ के ज़रिए बाबर को और समझते हैं और हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इस MCQ को फुल डिटेल के साथ पढ़िए और उसकी व्याख्या भी करिए। आइए हम बाबर से रिलेटेड पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। अभी आपने पढ़ा, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर। और 1526 ईस्वी में इसने इब्राहिम खान लोधी को पानीपत में हरा के मुगल वंश की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बाबर। इस प्रश्न की हम व्याख्या भी देख लेते हैं। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर था। मुगल शासक वास्तव में तुर्की की चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया का तुर्किस्तान क्षेत्र था। हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो उसकी क्या, हम ऑप्शन ए है उसके घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता और तुलगमा प्रथा, अफगानों की आपस में फूट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि बाबर की सैन्य कुशलता काफ़ी प्रभावी थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उसकी सैन्य कुशलता। आइए हम इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। यहाँ पे पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोधी के बीच हुई, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोधी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजय श्री ने इसका वर्णन किया। इब्राहिम लोधी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। यह बाबर ने अपने आत्मकथा तुजुकी बाबरनामा में लिखा है। किसके बारे में, इब्राहिम लोधी के बारे में। आगे है क्वेश्चन थर्ड, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर के भारत के आगमन के क्या कारण थे। तो ऑप्शन, ये पहला है ऑप्शन, उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। ये भी आप सही नहीं है। क्षेत्रफल की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। ये भी नहीं। प्रदेश में तैमूरी राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। यहाँ पे क्या पूछा है, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। तो प्रदेश में तैमूरी राजवंश की स्थापना हुई, ये तो सही है, क्योंकि बाबर का वंशज था
पिता तैमूर थे और माता चंगेज़ खां। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, क्योंकि इनके युद्ध में तोपों की भी शुरुआत हुई। तो 3 और 4 ये हमारा आंसर रहेगा। तो 3 और 4 कहाँ पे है? सॉरी, ऑप्शन ए 3 और 4 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो चलिए इसकी हम व्याख्या भी देख लेते हैं कि क्या है। बाबर के आगमन के फलस्वरूप भारत में तैमूरी राजवंश की स्थापना हुई। बाबर पितृवंश की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था और बाबर के आगमन के कारण भारत में सर्वप्रथम युद्धों में तोपों की शुरुआत हुई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में उसकी विजय का प्रमुख श्रेय उसके तोपखाना को दिया जाता है। उस्ताद अली तथा मुस्तफ़ा नामक तुर्की तोपचियों की सहायता से उसने एक अच्छा तोपखाना तैयार किया था। भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन बाबर के भारत आने से पूर्व हो चुका था, जबकि वास्तुकला के क्षेत्र में मेहराब तथा गुंबद का प्रयोग तुर्कों के आगमन के पश्चात ही प्रारंभ हो गया था। अतः कथन 1 तथा 2 गलत है, जबकि कथन 3 और 4 सही है। हुमायूं और शेरशाह। एक मिनट। तो बाबर की मृत्यु के बाद 1530 में, कितने में? 1530 ईस्वी में, क्योंकि बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 में। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र कौन? हुमायूं। बाबर का पुत्र हुमायूं था, मुगल साम्राज्य का शासक बना। हुमायूं एक उदार और विद्वान शासक था, लेकिन उसमें दृढ़ नेतृत्व और राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी थी। उसके शासनकाल में उसे अपने भाइयों तथा अफगान सरदारों के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। किसको? हुमायूं को। इसी दौरान अफगान नेता शेरशाह सूरी, जो कि फरीद खां, जिसके बचपन का नाम फरीद खां था, शक्तिशाली बनकर उभरा। उसने 1539 ईस्वी के चौसा युद्ध और 1540 ईस्वी के 1540 के कन्नौज या बिलग्राम युद्ध में हुमायूं को पराजित कर भारत में सूरी वंश की स्थापना की। पराजय के बाद हुमायूं को भारत छोड़कर कई वर्षों तक निर्वासन में रहना पड़ा था। दोस्तों, शेरशाह सूरी एक महान प्रशासक था। उसने प्रशासन, राजस्व व्यवस्था, सड़क निर्माण और डाक व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने ग्रैंड ट्रंक रोड का विकास कराया, जो बंगाल से पंजाब तक फैली हुई थी। उसने चांदी का रुपया जारी किया, जो आगे चलकर भारतीय मुद्रा व्यवस्था का आधार बना। 1545 ईस्वी में किसमें? सन 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की भी मृत्यु हो जाती है। सूरी साम्राज्य उसके बाद कमजोर हो गया। इसका लाभ उठाकर हुमायूं ने फारस की सहायता से अपनी शक्ति पुनः संगठित की और 1555 में दिल्ली पर पुनः अधिकार कर मुगल सत्ता की बहाली की। हालांकि 101 वर्ष बाद 1556 में उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? हुमायूं की। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं का प्रशासन कब से शुरू हुआ था? 1530 में। और चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। चौसा का युद्ध 1539 में। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, आप इसको भी नोट कर लीजिए। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। और शेरशाह सूरी द्वारा सूर्यवंश की स्थापना कब हुई थी? 1540 में सूर्यवंश की स्थापना हुई थी। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया और प्रशासनिक सुधार भी किए। हुमायूं की पुनर्वापसी कब हुई थी? सन 1555 में। और 1556 में उसकी मृत्यु भी हो गई। दोस्तों, हुमायूं की असफलता और शेरशाह की प्रशासनिक कुशलता ने भारतीय इतिहास को नई दिशा दी। शेरशाह के अनेक सुधारों के बाद में अकबर ने भी अपनाया और विकसित किया।
तो चलिए हम MCQ के ज़रिए हुमायूं और शेर शाह सूरी को पढ़ते हैं और इसकी प्रश्नों की व्याख्या देखते हैं और अपने एग्ज़ाम को काफ़ी सरल बनाते हैं, ताकि हमारे एग्ज़ाम में अगर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो वो छूटे ना। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, इनमें से किसने हुमायूं को ये प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? किसने? ऑप्शन ए बहादुर शाह, ऑप्शन बी शेर शाह खान और ऑप्शन सी बैरम खान, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न BPSC के प्री एग्ज़ाम में 2023 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शेर खान। इस प्रश्न की व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। बंगाल अभियान के समय शेर खान ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि वह बिहार हुमायूं को सौंप देगा यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए, साथ ही वह 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया? ए ऑप्शन ए क्या है? बहलोल लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर शाह, ऑप्शन सी शेर शाह और ऑप्शन डी इस्लाम शाह। ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। आप इसका आंसर दें जल्दी जल्दी कमेंट करके। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। हम इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु लगभग 1553 में हुई। इस्लाम शाह ने ही अपने सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। किसने? इस्लाम शाह ने। संभवतः शेर शाह के समय भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञातव्य कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ई माना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए 1532 ईस्वी, ऑप्शन बी 1531 ईस्वी, ऑप्शन सी 1533 ईस्वी और ऑप्शन डी 1536 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए 1532 ईस्वी। ऑप्शन ए 1532 ईस्वी सही है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं क्या है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 ईस्वी में किया था। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा है, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? बादशाह पति के लिए किसने करवाया था? तो ऑप्शन ए शेरशाह बेगम ने, ऑप्शन बी हाजी बेगम ने, ऑप्शन सी मुमताज महल बेगम ने या ऑप्शन डी नूरुन्निसा बेगम ने। तो इसका हम सही उत्तर क्या होगा देखते हैं कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर, हाजी बेगम ने। इस प्रश्न की हम व्याख्या भी देख लें। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1565 से 72 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्ज़ा गियास ईरानी वास्तुकार ने तैयार किया था। ये मकबरा मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बना है। इस मकबरे 4 बाग शैली में बाग को लगाया गया। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। और हुमायूं द्वारा युद्ध स्थल के नाम नीचे अंकित हैं कि सबसे पहले हुमायूं ने कौन सा युद्ध लड़ा। तो सबसे पहले देवरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद। तो हमारा डी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा, डी। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। हुमायूं द्वारा लड़े गए
प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है: देवरा, चौसा, कन्नौज एवं सरहिंद। 1532 ईस्वी में उसने गोमती के तट पर स्थित दोराह यानी देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा। इसी युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेर खान, जो कि शेर शाह के नाम से भी मशहूर है, की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने फरीद अल दीन शेर शाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के पर भी अंकित करवाया। 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 1555 में सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज वापस कर दिला दिया था। अर्थात युद्ध का सही क्रम इस प्रकार है: देवरा का युद्ध 1532 में, चौसा का 1539 में, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी एवं सरहिंद का 1555 में। और इसके बाद 1556 में क्या हुआ? हुमायूं की मृत्यु भी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी और ऑप्शन डी इस्लाम शाह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बहलोल लोदी। ओ सॉरी, ऑप्शन सी है इसका आंसर, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी, बहलोल लोदी ने। इसने आला हजरत की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की अपनाई थी। तो किसने? शेर शाह सूरी ने। देखते हैं कि बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित कर शेर खां ने हजरत आला की उपाधि धारण की और 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेर शाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया। आगे है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये तो आपको पता ही है कि बिहार के सासाराम में है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए ऑप्शन ए को लॉक कर देते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए। शेर शाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। कालिंजर का युद्ध 1545 ईस्वी के दौरान घायल हो जाने से शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। आगे है जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? कौन सी प्रणाली? जब्ती। तो हम शेर शाह के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो हमारा आंसर भी शेर शाह ही होगा। तो हम शेर शाह को लॉक कर देते हैं। देख लेते हैं कि ऑप्शन सी शेर शाह। जब्ती मुगल कालीन राजस्व निर्धारण की महत्वपूर्ण प्रणाली थी। प्रमुख ऐतिहासिक स्रोतों और अबुल फजल के विवरण के अनुसार इस प्रणाली की शुरुआत शेर शाह के काल से मानी जाती है, जबकि अकबर के शासनकाल में इस प्रणाली में कई बदलाव कर इसे और भी वैज्ञानिक बनाया गया है, जबकि प्रणाली ही अकबर के समय में आगे चलकर आईने दहसाला का आधार बनी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 क्या है और इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए पढ़ते हैं कि क्वेश्चन 9, किसी भी सरकार में नहीं और अंग्रेज़ों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेर शाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखे हैं? कि कौन से शब्द? किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज़ों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। तो ये इसको किसने कहा है? ऑप्शन ए H.G. कीन, ऑप्शन बी KR कानूनगो, ऑप्शन सी W.H. मोरलैंड और ऑप्शन डी B.A. स्मिथ। ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए H.G. कीन। इसकी हम व्याख्या भी देख लेते हैं। H.G. कीन शाह
शेरशाह सूरी के बारे में लिखते हैं कि किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज़ों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। दरअसल शेरशाह के बारे में ये टिप्पणी चीन ने उसकी प्रशासनिक या शासन व्यवस्था, शांति व्यवस्था, सड़कें, सराय, डाक व्यवस्था आदि सुधारों के संदर्भ में की थी। हमारा क्वेश्चन 10 है। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो ऑप्शन ए है तेलियागढ़। ये 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, ये आप जानते ही हैं। ऑप्शन ए तेलियागढ़, ये नहीं है। ऑप्शन बी रोहतास, ये भी आंसर गलत है। ऑप्शन सी चुनार, इसमें भी नहीं। ऑप्शन डी चौसा। 1539 में यहाँ पे आप देख सकते हैं चौसा का युद्ध हुआ था। तो हम इसको ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, इसको हम लॉक कर देते हैं। तो चलिए इसकी हम ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और मुग़ल शासक हुमायूं के बीच हुई थी और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और फरीद अल दीन शेरशाह की उपाधि धारण की। आगे है अकबर। नेक्स्ट चैप्टर है अकबर। हम अकबर के बारे में भी समझ लें और फिर उसके बाद इसकी समरी अकबर के एमसीक्यू के ज़रिए विस्तार से समझेंगे। तो अकबर के बारे में हम क्या पढ़ें? अकबर किसका बेटा था? हुमायूं का। तो बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं, और हुमायूं का बेटा अकबर। अकबर के बारे में आपको पता ही है कि ये एक महान सम्राट था। अकबर मुग़ल साम्राज्य का सबसे महान और सफल शासक माना जाता है। जी, उसका पूरा नाम, अकबर का पूरा नाम क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। वह हुमायूं का पुत्र था, ये मैंने आपको बताया अभी। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? 1556 में। उस समय अकबर की उम्र सिर्फ कितने वर्ष थी? 13 वर्ष। अकबर की उम्र कितनी थी? 13 वर्ष। और उसी समय वो 13 वर्ष की आयु में ही अकबर क्या हुआ? सम्राट बना, भारत का राजा बना, मुग़ल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। तो प्रारंभिक वर्षों में उसके संरक्षक बैरम खान ने शासन का संचालन किया था, क्योंकि अकबर काफ़ी छोटे थे, 13 वर्ष के थे, तो वो बैरम खां के देख रेख में शासन चलाते थे, या यूँ कहे बैरम खां ही शासन की बागडोर देखते थे, संभालते थे। अकबर के शासनकाल की शुरुआत द्वितीय पानीपत के युद्ध 1556 में द्वितीय पानीपत का युद्ध हुआ था। आप बताइए कि प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में। किसने लड़ा था? जो कि अकबर के दादाजी हैं, बाबर। बाबर 1526 ईस्वी में बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध लड़े और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। और इन्होंने किसको हराया था? लोधी, इब्राहिम खां लोधी को। और फिर द्वितीय पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1556 में। ये किसके बीच हुआ था? अकबर के बीच, जिसमें मुग़ल सेना ने अकबर और हेमू के बीच हुआ था द्वितीय युद्ध, जिसमें मुग़ल सेना ने हेमू को पराजित किया। इसके बाद अकबर ने उत्तर भारत से लेकर गुजरात, बंगाल, कश्मीर और दक्कन के कुछ क्षेत्रों तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अकबर केवल विजेता ही नहीं बल्कि एक कुशल प्रशासक भी था। उसने मनसबदारी व्यवस्था लागू की, राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ किया तथा योग्य व्यक्तियों को उनकी योग्यता के आधार पर पद दिए। उससे वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने भी भूमि राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए। अकबर के बारे में तो आपको पता ही होगा कि इसकी शादी जोधाबाई से हुई थी, जो कि जोधाबाई जो एक हिंदू राजपुताना की घर की शहजादी थी। धार्मिक सहिष्णुता अकबर की सबसे बड़ी विशेषता थी। उसने जजिया कर समाप्त कर दिया
विभिन्न धर्मों के विद्वानों को सम्मान दिया और दीन-ए इलाही नामक एक नए धार्मिक विचार पर प्रतिपादन किया। क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है कि दीन-ए इलाही की शुरुआत किसने की? तो दीन-ए इलाही नामक एक धार्मिक विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो अकबर ने किया था, जिसमें उसने सभी धर्मों के काजी को बुलाया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया और कला, साहित्य तथा स्थापत्य कला को विशेष संरक्षण दिया। उसके शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। जी, अकबर पूरे हिंदुस्तान में सबका चहेता था और इसने सहिष्णुता के ज़रिए भारत पर शासन किया, इसीलिए ये एक महान सम्राट कहलाया। अकबर का जन्म कितने में हुआ था? 1542 में, और इसका शासनकाल था 1556 से 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक अकबर ने दिल्ली पर शासन किया या भारत पर शासन किया। किसके साथ? इसके संरक्षक कौन थे? बैरम खां। ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। बैरम खां। इसने मनसबदारी व्यवस्था का प्रवर्तन किया, जजिया कर समाप्त किया और दीन-ए इलाही की स्थापना की। अकबर के दरबार में 9 रत्नों का दरबार था। आप लोगों ने बीरबल के बारे में तो सुना ही होगा। बीरबल है, मुल्ला दो प्याज़ा, फैज़, रहीम, खान खाना, ये सब अकबर के 9 रत्नों में से थे और अकबर की मृत्यु 1605 में हो गई थी। तो आइए हम MCQ के ज़रिए इस का एंड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अकबर के बारे में कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो कि एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। RP त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत को किस सम्राट के बारे में ये लिखा है? तो आप अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन भी हमारा अकबर ही होगा। तो आप बिना कुछ सोचे अकबर को लॉक कर दीजिए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हम इस प्रश्न की व्याख्या भी देख लेते हैं। तो RP त्रिपाठी मुगलकालीन सम्राट अकबर के बारे में ये लिखते हैं कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व एवं पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आगे है फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? तो ऑप्शन ए है पश्चिमी द्वार, ऑप्शन बी पूर्वी, ऑप्शन सी दक्षिणी, ऑप्शन डी उत्तरी, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताएं। ऑप्शन सी दक्षिणी। जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? तो दक्षिणी प्रवेश द्वार सही है, ऑप्शन सी। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ऑप्शन सी। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार बनता है और फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद का निर्माण मुगल शासक अकबर ने करवाया था। क्वेश्चन थर्ड है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? अकबर का सेनापति जो था वो एक हिंदू था और महाराणा प्रताप की सेना का जो सेनापति था वो एक मुस्लिम था, हकीम खां। तो आप हकीम खां को लॉक कर दीजिए। हम इस प्रश्न की व्याख्या भी देख लेते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खान सूर कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। ये राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया था। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? तो अभी आपने पढ़ा था कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर सभी समाप्त कर दिया था।
तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? अकबर। तो ऑप्शन डी अकबर। हम इस प्रश्न की व्याख्या भी देख लेते हैं। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, प्रांतीय शासन, लगान व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बने। अकबर पहला मुस्लिम सम्राट था जिसने संगठित और घोषित नीति सुलह कुल के रूप में हिंदू मुस्लिम एकता और धार्मिक सहिष्णुता को अपना राजनीतिक आदर्श बनाया। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। अतः अकबर की लोकप्रियता के कारणों में उपर्युक्त चारों बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है। हम क्वेश्चन 5 देख लेते हैं कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया कब? अकबर ने कब मिलाया? तो ऑप्शन सी 1576 में। हम देख लेते हैं, ऑप्शन सी है 1576 में। 1572 ईस्वी में हम इसकी व्याख्या भी देख लें। 1572 ईस्वी में सुलेमान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर एक मिनट